आज गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे अमित शाह। यूपी के बाद आज उत्तराखंड बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। उत्तराखंड के चुनावी रण में कब उतरेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में पुष्पा फिल्म का क्यों किया जिक्र? और पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी का धुआंधार प्रचार। चुनावी राज्यों में आज होने वाले प्रचार से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 चुनावी रैली में। 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री आज मायम और बिचोलिम विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। अमित शाह बिचोलिम में ही एक जनसभा के जरिए भी जनता से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री शाह सखाली बाजार में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली, रामपुर और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे की शुरुआत बरेली के नवाबगंज और बहेड़ी में जनसभा के संबोधन के साथ होगी। यहां योगी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भी पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद सीएम योगी रामपुर के बिलासपुर और मलिक में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि देर शाम में मुरादाबाद के बिलारी में चुनाव प्रचार करेंगे। 14 फरवरी को होने जा रहे उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में चुनावी मोर्चा संभालेंगे। नड्डा दोपहर में करीब 1 बजे केदारनाथ विधानसभा की उम्मीदवार सेला रानी रावत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो चौबट्टा खाल सीट के उम्मीदवार सतपाल महाराज के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा कोटद्वार में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड में देहरादून के दौरे पर रहेंगे। यहां वो आगामी चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर गडकरी के साथ सीएम पुष्कर धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी का घोषणा पत्र हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास के मुद्दों पर तैयार किया गया है। उत्तराखंड के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरने वाले हैं। सीएम योगी 12 फरवरी को खटीमा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। खटीमा सीट से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कल से उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान को धार देंगे। पीएम कल श्रीनगर में, जबकि 11 फरवरी को अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड के गंगोली हाटी में एक चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर फिल्म पुष्पा का खुमार नजर आया। रक्षा मंत्री ने हाल ही में रिलीज फिल्म पुष्पा के डायलॉग से सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कल प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर प्रियंका के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। सबसे पहले प्रियंका मेरठ के हस्तिनापुर में ट्रैक्टर पर बैठकर जनता के बीच निकली। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम के लिए वोट मांगा। इसके बाद प्रियंका ने आगरा के खेरागढ़ में एक रोड शो में हिस्सा लिया। यहां कांग्रेस समर्थकों का भारी जनसैलाब देखने को मिला। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। ओवैसी मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में AIM के उम्मीदवार खालिद जाम खां के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिलारी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान को फिर से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने यहां से परमेश्वर लाल सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। पंजाब में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौर लगातार जारी है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में लुधियाना के खन्ना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगी। यहां वो बीजेपी उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह भट्टी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। स्मृति ईरानी के इस दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता कई दिनों से तैयारी में जुटे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसे बताया उत्तर प्रदेश के लिए खतरा? यूपी के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में हुए कौन से बड़े ऐलान? समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र क्यों है खास? और केजरीवाल के खिलाफ अकाली दल ने क्यों की चुनाव आयोग से शिकायत? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। चुनावी चौपाल में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सबको परखता है, लेकिन विश्वास उसी पर करता है जो उम्मीदों पर खरा उतरता है। पीएम मोदी के मुताबिक नकली समाजवादियों को गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत लहूलुहान होंगे, फिर दुकानें जलेंगी, फिर डर और खौफ का वो काल लौटेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि ये संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाएगा। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, भविष्य को संवारने का संकल्प।
इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन, तो सूबे में अन्नपूर्णा कैंटीन का वादा भी किया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और 14 दिन के भीतर गन्ने के भुगतान का वादा किया है। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, तो उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव के लिए कल समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एसपी ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। इसकी टैगलाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा गया है। अखिलेश ने इसे यूपी की खुशहाली, विकास और तरक्की का रास्ता बताया। सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस घोषणा पत्र के जरिए यूपी की जनता को 22 वचन दिए। उन्होंने लड़कियों के लिए KG से PG तक की मुफ्त पढ़ाई, जबकि 12वीं पास सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का वादा किया। किसानों को सभी फसलों पर MSP और गन्ना किसानों को 15 दिनों में भुगतान का वचन दिया। वहीं आंदोलन में मारे गए किसानों को 25 लाख रुपए मुआवजे देने का वादा किया। उन्होंने हर महीने 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल और गरीबों के लिए 2 सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बाद आज कांग्रेस पार्टी भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रियंका के साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अपने इस घोषणा पत्र में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पंजाब में चुनाव लड़ रहे 22 किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा ने कल चुनाव इकरारनामा के नाम से 25 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें किसानों को फल, सब्जी समेत सभी फसलों पर MSP देने का वादा किया गया है। इसके अलावा पंजाब में सभी नेशनल हाईवे टोल फ्री करने का वादा किया है, जबकि पंजाब में कॉर्पोरेट्स की बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देने की बात कही गई है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को लेकर जारी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो पर सियासी बवाल मच गया है। अकाली दल ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है और इसके साथ ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल इस वीडियो में केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में अकाली दल की सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दें। यूपी में चुनावी घमासान के बीच बागपत जिले से एक दुखद खबर आई है। कासिमपुर खेड़ी गांव के रहने वाले जूता कारोबारी राजीव तोमर ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर फेसबुक पर लाइव आकर पत्नी के साथ जहर खा लिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि राजीव की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। राजीव ने वीडियो में GST को लेकर परेशानियों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर छोटे दुकानदारों और किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखने का भी आरोप लगाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कहां हो रहा है हंगामा। हिजाब विवाद पर ओवैसी ने क्या कहा है। जमीयते उलेमाए हिंद ने हिजाब वाली छात्रा को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया और PM मोदी के वार पर राहुल ने कैसे किया पलटवार। साथ ही संत रामानुजा के सहस्त्राब्दी समारोह में शामिल हुए अमित शाह ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के दर्शन के बाद क्या कहा है। और राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की विवाद को लेकर दायर याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान कहेगा उसी के मुताबिक हम चलेंगे। हमारे लिए संविधान ही भगवत गीता है। इस बीच हिजाब बनाम भगवा को लेकर बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्नाटक में आज से अगले 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के मांड्या में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से कल हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। हिजाब वर्सेस भगवा विवाद के बीच PES कॉलेज में एक मुस्लिम छात्रा हिजाब पहने पहुंची। जैसे ही उसने अपनी स्कूटी पार्क किया, आसपास मौजूद कुछ लड़कों ने उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद जय श्री राम के नारे लगाने वाले हुजूम के सामने लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने मामले को संभाल लिया। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये मामला अब कर्नाटक से तेलंगाना तक पहुंच गया है। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं ने प्ले कार्ड्स के साथ स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग की। उधर कर्नाटक के कई जिलों में हिजाब के खिलाफ भगवा समर्थकों ने हंगामा किया। इधर दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में भी मुस्लिम छात्र छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद को AIMIM प्रमुख हसदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संभल में चुनाव प्रचार के दौरान अपने ही अंदाज में हवा देने की कोशिश की। ओवैसी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जवाब देने पर हिजाब पहनी छात्रा को बहादुर बताते हुए उसकी जमकर तारीफ की। मैं सलाम करता हूँ हमारी बेटी की बहादुरी को। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को।
हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर माहौल खराब करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग भारत को अफगानिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसका स्टूडेंट्स को पालन करना चाहिए, जबकि दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव अफसोसजनक है, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के जवाब पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम कांग्रेस से डरते हैं, उनमें थोड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे नाना के बारे में क्या बोलते हैं। पीएम ने लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर नेहरू की गिनाई मजबूरियों का जिक्र किया था, जबकि राज्यसभा में पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो देश में परिवारवाद समेत कई समस्याएं न होती। संत श्री रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी जयंती के मौके पर हैदराबाद के मुंचितल में चल रहे महायज्ञ में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों के स्मारक लोगों को सालों तक काम करने की चेतना और उत्साह देते हैं। गृह मंत्री ने त्रिदंडी परंपरा के वाहक श्री 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 चिन्नाजीयर स्वामी जी का वचन आशीर्वाद भी प्राप्त किया। संत श्री रामानुजाचार्य स्वामी का सहस्त्राब्दी समारोह अत्यंत वैभव के साथ मनाया जा रहा है। कल रथ सप्तमी के अवसर पर विशेष पूजा और सामूहिक पाठ समारोह आयोजित किया गया। धर्माचार्य सम्मेलन श्री राम नगरम के प्रवचन मंडप में आयोजित किया गया था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए 200 से अधिक आचार्य और संतों ने हिस्सा लिया। धर्माचार्य सम्मेलन में 4 मुख्यांश पर चर्चा की गई। इस मौके पर श्री 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 चिन्नाजीयर स्वामी जी ने कहा कि समानता की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दोपहर 1:30 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। आज टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पहले वनडे में 6 विकेट से जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है। आज के मुकाबले में केएल राहुल वापसी कर रहे हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के लिए प्लेइंग 11 तय करना भी बड़ी चुनौती होगी। कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग करने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कैसे बदले सुर। इमरान को सत्ता से बेदखल करने के लिए पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने बड़ी लड़ाई का किया ऐलान। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पाकिस्तान में कट्टर विरोधी भी कैसे हुए एकजुट। और ताइवान पर चीन ने अमेरिका को दी धमकी। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने वहां की मीडिया के साथ बातचीत में फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इमरान ने चीनी मीडिया से कहा कि कश्मीर को लेकर हमारा विवाद है, लेकिन इस मुद्दे का हल बातचीत से ही मुमकिन है। हालांकि इमरान ने इससे पहले जिनपिंग के साथ मुलाकात में कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय दखल देने की बात कही थी। इस बीच इमरान ने चीन और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की भी पेशकश की है। पाकिस्तान में पीएम इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर एकजुट होकर हल्ला बोलने का ऐलान किया है। 27 फरवरी को विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक विरोध मार्च निकालेंगी। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पीडीएम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान की नीतियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपाहिज बना दिया। पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां जल्द सीनेट में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही हैं। कल पाकिस्तान के ऊपरी सदन सीनेट में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कट्टर विरोधी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नवाज ने भी हाथ मिला लिया है। पीएमएल नवाज की नेता मरियम नवाज ने कल जरदारी की फोन पर लंदन में रह रहे नवाज शरीफ से भी बात करवाई। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों से जंग लड़ रहे पाकिस्तानी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने बीती रात बलूचिस्तान में सेना के कैंप में रात गुजारी। 3 दिन पहले बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के 2 कैंपों पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 150 से ज्यादा जवान मारे गए थे। इस बीच बलूच विद्रोहियों के सामने पस्त हो रहे पाकिस्तानी जवानों को इमरान ने सैलरी बढ़ाने का भी लॉलीपॉप दिया है। भारत के राफेल फाइटर जेट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चीन से JF-17 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। चीन दौरे से लौटने के बाद पीएम इमरान खान ने 50 JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की डील को अंतिम रूप दिया। इमरान सरकार अपनी आवाम को बरगलाने के लिए चीनी JF-17 लड़ाकू विमान को S-400 के बराबर का बता रही है, जबकि दुनिया को पता है कि JF-17 का S-400 से कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की हर दिन नई खबर आती रहती है। ताज़ा मामला सिंध प्रांत का है, जहां एक स्थानीय कोर्ट ने नौतन लाल नाम के हिंदू शिक्षक को इश्क-निंदा के आरोप में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नौतन लाल पर सोशल मीडिया पर इश्क-निंदा करने का आरोप लगा था और वो ट्रायल के दौरान भी पिछले 2 साल से जेल में था।
ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खी और बढ़ती ही जा रही है। चीन ने मंगलवार को ताइवान को हथियारों की आपूर्ति पर $10 करोड़ के सौदे के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि बीजिंग अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ताइवान ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ $100 मिलियन की डिफेंस डील की है। गलवान को लेकर चीन के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। जनवरी में चीन ने एक प्रोपेगेंडा पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में अपना झंडा फहराने को लेकर किया था, लेकिन सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में पीएलए के चीनी झंडा फहराने का दावा झूठा निकला है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन ने गलवान नदी के किनारे हिंसक झड़प वाले जिस स्थान पर झंडा फहराने का दावा किया था वो उस जगह से 1.2 किलोमीटर दूर था। श्रीलंका में चीन के बढ़ते दखल के बीच पहली बार भारत दौरे पर पहुंचे श्रीलंका के विदेश मंत्री जीएल पेरिस ने कहा है कि चीन से उसे फायदा है, लेकिन भारत के साथ उसके रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंकाई विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन के कर्जदार और महंगाई में फंसे श्रीलंका की भारत ने करोड़ों डॉलर लोन देकर मदद की है। ईपीएफओ की नई ब्याज दरों पर कब होगा फैसला? टेक्नो का पहला 5G स्मार्टफोन कैसा है और कहां पर पुरानी कार होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट? मैन्युफैक्चरिंग, आयात निर्यात और कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी 9। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर पर फैसला लेने जा रहा है। ईपीएफओ के सीबीटी की बैठक मार्च के पहले हफ्ते में गुवाहाटी में होने वाली है। इसी बैठक में ईपीएफओ मेंबर्स को दिए जाने वाले ब्याज को तय किया जाएगा। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में 8.5% ब्याज दिया था। टेक्नो मोबाइल ने पहला 5G स्मार्टफोन पोवा 5G को लॉन्च किया है। पोवा 5G में 6.9 इंच फुल HD डॉट-इन डिस्प्ले है। पोवा 5G में 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6000 mAh की बैटरी है। भारत में इसकी कीमत 19,999 रुपए है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 59 साल के अडानी की नेटवर्थ 88.5 अरब डॉलर हो गई है, जबकि अंबानी की नेटवर्थ 87.9 अरब डॉलर है। एफएमसीजी कंपनियां एक बार फिर कीमत बढ़ाने की तैयारी में हैं। चालू तिमाही में 5% तक कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह कमोडिटी की बढ़ती कीमतें हैं। पंखे, कूलर और किचन अप्लायंसेस बनाने वाली ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कीमतों में 4 से 7% वृद्धि होगी। बिस्कुट कंपनी ब्रिटानिया भी कीमतों में 10% तक की वृद्धि कर सकती है। दिल्ली में जल्द ही पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक किट के साथ उन्हें ई व्हीकल में तब्दील करने के उद्देश्य से रेट्रोफिटिंग के लिए सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्रियॉन मोटर्स ने कम गति वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर स्नो प्लस को लॉन्च किया है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 64,000 रुपए है। स्नो प्लस स्कूटर की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर के अलावा सेंटर लॉकिंग, मोबाइल के लिए USB चार्जिंग, सेंटर लॉकिंग और GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सोने की कीमतें एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। न्यूयॉर्क में सोना मंगलवार को $1819 प्रति औंस पर पहुंच गया। इस वजह से दिल्ली में सोने की कीमतें भी 144 रुपए बढ़कर 48,167 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। दूसरी ओर चांदी 76 रुपए गिरकर 61,607 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। जनवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या मासिक आधार पर 43% घटकर 64 लाख रही। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इकरा के मुताबिक दिसंबर महीने में हवाई यात्रियों की संख्या 112 लाख थी। LIC की जनवरी माह में नई प्रीमियम आय 1.58% गिरकर 12,936 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले इसी महीने में यह 13,143 करोड़ रुपए थी। देश में सक्रिय बाकी 23 जीवन बीमा कंपनियों की नई प्रीमियम आय जनवरी 2022 में 9.39% बढ़कर 9,020 करोड़ रुपए हो गई। तो मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें। तो वहीं मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।